हाल के वर्षों में देश में अपराधों की संख्या बहुत तेजी से बढ़ी है। हिंदुस्तान में ऐसे ऐसे अपराध होते हुए देखे हैं जिनकी कल्पना भी नहीं की जा सकती थी, मगर वो अपराध हुए हैं। निर्भया केस, नीरज बोरा मर्डर केस, जेसिका लाल मर्डर केस, शीना बोरा मर्डर केस, ये सिर्फ कुछ उदाहरण हैं जिन्होंने देश को हिलाकर रख दिया, देश की नींद को तोड़ा था। इन केस में कानून को छूट दी गई कि वो अपना काम बिना किसी दबाव के करें। अपराधियों को पकड़ा गया, उन्हें सजा सुनाई गई। मगर क्या ऐसा हर केस में होता है? क्या हर केस में कानून अपना काम इतनी ही मुस्तैदी से करता है? नहीं। आज भी देश की अदालतों में लाखों केस सालों से अटके हुए हैं जिन्हें अपने फैसले का इंतजार है। लोगों की पीढ़ियां खत्म हो गई अदालतों में, फैसले का इंतजार एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में चला गया, मगर ये इंतजार कभी खत्म नहीं हुआ। क्या न्याय का इंतजार करते ऐसे ही लोगों में से ही किसी ने कभी कहा है कि न्याय में देरी न्याय ना मिलने के बराबर है? क्या सच में ऐसा ही है? ये अगले महीने की 4 तारीख मिली है। जी हाँ। यस प्रकाश जी, मैं आपसे बात करता हूँ। आइए नम्रता जी, प्लीज हैव योर सीट। नमस्ते। नमस्ते। कैसे हैं आप? मैं बहुत अच्छा हूँ, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आपने बुलाया था? जी हाँ, एक गुड न्यूज है। दिल्ली हाई कोर्ट ने हमारे केस को रिकंसीडर करने का प्ली अप्रूव कर लिया है। ओह, रियली इट्स अ गुड न्यूज। और इस केस को री इन्वेस्टिगेट करने के लिए कोर्ट ने डीसीपी चंद्रकांत भैया को अपॉइंट किया है। एंड आई होप आपकी प्रांजलि को इस बार इंसाफ जरूर मिलेगा। नम्रता बेटी, ये सब तुम्हारी मेहनत का फल है। देखना, अब हमारे प्रांजलि को न्याय जरूर मिलेगा। हाँ, मैं प्रांजलि के हत्यारे को जेल भिजवा कर रहूंगी। थैंक यू सो मच प्रकाश जी, थैंक यू वेरी मच। वेलकम। सर, we have got the news. सुहेल अख्तर की वाइफ का केस रीओपन हुआ है। यस, दिस इज ट्रू। और आप इस इन्वेस्टिगेशन को लीड कर रहे हैं? जी हाँ। आपको क्या लगता है सर, इस केस का रीओपन होने की वजह क्या है? क्या ऐसे कुछ सबूत थे जो सामने नहीं आए, जो आप अभी कोर्ट में पेश करेंगे? देखिए, फिलहाल तो ये केस अभी कोर्ट में है और मैं इस पर कोई भी टिप्पणी नहीं करना चाहता। प्रांजलि की मदर और सिस्टर ने केस की री इन्वेस्टिगेशन की अपील को कोर्ट ने अप्रूवल दे दी है और मैं इस इन्वेस्टिगेशन टीम का जांच अधिकारी हूं। मैं सिर्फ अपना काम करता हूं। सर, आपको क्या लगता है केस की रीओपनिंग सुहेल अख्तर को फंसाने की साजिश है? ये सब तो जांच में सामने आ जाएगा। पर सोहेल के लॉयर ने तो नम्रता पर आरोप लगाया है। आरोप लगाना उनका कार्य क्षेत्र है और मेरा काम जांच करना है। केस कोर्ट में है, मैं इससे ज्यादा अभी कुछ और नहीं कर सकता। प्लीज। तो आपने देखा, फेमस टीवी एंकर सुहेल अख्तर की वाइफ की सुसाइड के केस में एक नया मोड़ आ गया है। अब देखना यह है कि क्या ऐसे नए सबूत मिलेंगे जो केस को नई दिशा देंगे। क्या नम्रता द्वारा लगाया गया सुहेल अख्तर पर इल्जाम सही साबित होंगे या फिर इस कहानी को एक नया मोड़ मिलेगा? मैं समा खान, रिपोर्टर हिमांशु शर्मा के साथ, पावर न्यूज। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं सोहेल अख्तर आपके इस टीवी शो इंडियाज वांटेड क्रिमिनल पे आप सब हजरात का खैर मकदम करता हूँ। ये है जावेद खान, यूपी का एक निहायती खूंखार वांटेड सीरियल किलर जिसे यूपी की पुलिस एक लंबे अरसे से तलाश रही है। जावेद खान, हम अच्छी तरह जानते हैं कि पिछले कई महीनों से तुम पुलिस से छुप के भाग रहे हो, लेकिन अब वक्त आ चुका है तुम्हारे पकड़े जाने का या फिर एनकाउंटर में मार दिए जाने का, क्योंकि हिंदुस्तान की करोड़ों आवाम अब इस शो के जरिए तुम्हें देख रही है और तुम उनकी नजरों से बच नहीं पाओगे। मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि इस शो को देखकर तुम्हारी रूह कांप जाएगी और तुम्हारे एनकाउंटर का ख्याल तुम्हारा दिल दहला देगा। लेकिन फिक्र मत करो, मेरे पास तुम्हारे लिए एक सलाह है और वो ये कि अपने आप को यूपी पुलिस के हवाले कर दो, क्योंकि सिर्फ यही एक रास्ता बच गया है तुम्हारे पास, वरना तुम भी गैंगस्टर यूसुफ जैदी की तरह एनकाउंटर में मार दिए जाओगे। हाँ, अगर तुम अपने आप को सरेंडर करना चाहते हो तो हमारा ये शो इंडियाज वांटेड क्रिमिनल्स और मैं सोहेल अख्तर जरूर तुम्हारी मदद करेंगे। इस स्क्रीन पर दिए गए नंबर पे तुम बेफिक्र होके और बेझिझक कॉल कर सकते हो, और अगर तुम फोन नहीं करना चाहते
तो कोई बात नहीं, हिंदुस्तान की आवाम तुम्हें पकड़वाने में जरूर हमारी मदद करेगी, जैसे कि वो अब तक करती आई है। तो दोस्तों, मैं आपसे इल्तिजा करता हूँ कि अगर आपको जावेद खान की खबर मिलती है तो हमें इस नंबर पर फोन करके इत्तला कीजिए और हमें उसे पकड़वाने में मदद कीजिए। सो लेट्स फाइट अगेंस्ट द क्राइम टुगेदर। शुक्रिया, शब खैर, शुभ रात्रि, गुड नाइट और जय हिंद। हाँ, मैंने सुना इसके बारे में। ये बहुत ही एग्रेसिव एंकर रहा है सोहेल अख्तर। हाँ सर, एग्रेसिव तो था, लेकिन उसी के साथ साथ उसका शो बहुत इफेक्टिव भी था। तकरीबन 20 से 25 मोस्ट वांटेड क्रिमिनल्स पकड़े जा चुके थे इस शो के कारण। सर, लोगों का यहाँ तक कहना है कि इस शो से और सोहेल से क्रिमिनल्स बहुत डरते थे। खैर, लेट्स मूव ऑन टू द केस। केस फाइल। सर, तुमने केस फाइल पढ़ ली? जी सर। मिश्रा, मुझे इस केस से जुड़ी हर छोटी से छोटी बात भी शेयर करोगे, क्योंकि अगर ये केस थर्ड टाइम इन्वेस्टिगेट हो रहा है तो इस केस को सॉल्व करने में मैं कोई भी कसर नहीं छोड़ना चाहता। इज दैट क्लियर? सर, लेट्स स्टार्ट। सर ये देखिए सर, 1990 में सोहेल और प्रांजलि रामशरण कॉलेज जो दिल्ली में है उससे मास कम्युनिकेशन किया, वहीं इन दोनों के बीच प्यार हो गया। सोहेल, अब तो हमारा कॉलेज भी खत्म होने वाला है और पापा कह रहे हैं कि मैं MBA करके ना MNSS में जॉब के लिए अप्लाई कर दूं, पर मुझे नहीं जाना है अब्रॉड। व्हाट यू से? सोहेल, मैं तुमसे बात कर रही हूँ, कुछ बोलोगे? शादी करने का मन है? शादी? हाँ, शादी। बोलो, मुझसे शादी करो। पर कैसे? कैसे मतलब? मतलब ये कि तुम मुस्लिम हो और मैं हिंदू, तो हमारे फैमिली वाले कैसे मानेंगे? तुम मान जाओ, बाकी सबको मैं मना लूंगा। पर अगर नहीं माने तो? नहीं माने तो मैं उनसे शादी थोड़ी कर रहा हूँ जो नहीं मानेंगे। बोलो, करोगी नहीं मुझसे शादी? ऑफ कोर्स करूंगी, पर सुहेल, हमारे पेरेंट्स को मनाएगा कौन? हम मनाएंगे, मतलब ट्राई तो कर सकते हैं। I love you. I love you too. सानिया की शादी वादी करनी है कि नहीं? कोई अच्छा लड़का देखो। अरे कोई लड़का मिले तो सही। अब्बू, आपसे कुछ बात करनी थी। लो बेटा। अब्बू, मेरे कॉलेज में एक लड़की है, मैं उसे पिछले 2 सालों से जानता हूँ और हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। सोहेल बेटा, कहाँ रहती है वो? क्या नाम है उसका? अम्मी, वो यहीं दिल्ली के है, आनंद विहार। अरे भाईजान, नाम तो बताइए। उसका नाम है प्रांजलि खन्ना। हिंदू है? हाँ अम्मी, लेकिन हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और शादी करना चाहते हैं। ये शादी नहीं हो सकती। मेरे जीते जी किसी गैर मजहब की लड़की से मैं शादी नहीं होने दूंगा। लेकिन अब्बू, मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ और उसके बिना जी नहीं सकता अब्बू। एक बार उसकी बात तो सुन ली। खामोश साजदा, मेरे जीते जी मैं उस लड़की से शादी नहीं होने दूंगा। भूल जा उस लड़की को। पापा, मैं बहस नहीं कर रही, आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि हम दोनों एक दूसरे को बहुत पसंद करते हैं और शादी भी करना चाहते हैं। सुहेल बहुत अच्छा लड़का है पापा, प्लीज समझिए ना। अब तुम मुझे समझाओगी? लो, सुन लो अपनी संतान की। अब ये इतनी बड़ी हो गई है कि हमें ही समझाने चली है। अरे जिंदगी में क्या गलत है क्या सही है इस बात का पता है मुझे, और जिस बात का तुम्हें नहीं पता वो ये कि ये शादी जायज नहीं है। वो मुसलमान लड़का है और हम हिंदू। एक बात मेरी कान खोल के सुन लो, तुम उसकी लाख खूबियां मुझे बताते रहो, मैं शादी के लिए हामी किसी ऋण नहीं भरूंगा। बस तुम उस लड़के को भूल जाओ, इसी में तुम्हारी भलाई है। पापा, सुहेल बहुत अच्छा लड़का है और मैं उसे बहुत प्यार करती हूँ। बार बार ये प्यार वार सब रहने दो। बस मुझे इतना पता है कि मैं जल्द ही अपनी बरादरी में कोई लड़का देखकर तुम्हारी शादी करवा दूंगा। दैट्स ऑल। पापा, मम्मी। चुप कर, पूरी बिरादरी में हमारी नाक कटवाएगी क्या? प्रांजलि, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं।
मेरे घर वालों को ये रिश्ता मंजूर नहीं है। अम्मी तो फिर भी एक बार मान रही, लेकिन अब्बू वो एक बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। मेरे घर में भी सेम प्रॉब्लम है, साफ साफ मना कर दिया उन लोगों ने। इनफैक्ट पापा, उन्होंने तो मेरे लिए लड़का भी देखना शुरू कर दिया और मेरी शादी करवाना चाहते हैं। क्या? हाँ सुहेल, प्लीज कुछ करो। मैं ये शादी नहीं करना चाहती। मैं नहीं रह सकती तुम्हारे बिना। प्लीज सोहेल। Even I can't live without you, प्रांजलि। भाग चले। क्या? Are you sure? आई एम श्योर, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि हमारे घर वाले मानेंगे। तुम क्या कहते हो? भाग चले ना। लेकिन हम लोग जाएंगे कहाँ? मेरी अंकिता दीदी है ना, लंदन वाली, उनसे बात की है मैंने। उन्होंने बोला है कि हम दोनों वहाँ पर आ जाएं और वो हमारी शादी करवा देंगी। उसके बाद जब सब ठीक हो जाएगा ना, 7-8 महीने बाद, तो हम इंडिया वापस आ जाएंगे। तो उसके लिए हमको वीज़ाज़ वगैरह? वो अंकिता दीदी कर लेंगी, उन्होंने कहा है। ठीक है। सर 1993 में सोहेल और प्रांजलि ने प्रांजलि की बहन अंकिता की मदद से लंदन में शादी कर ली और उसके बाद 1994 में ये इंडिया वापस भी आ गए। सुहेल, तुम्हारे अब्बू ने क्या कहा? प्रांजलि वो अभी हमसे नाराज है। अब्बू तो मेरी शक्ल तक नहीं देखना चाहते हैं। लेकिन एक अच्छी न्यूज़ है, अम्मी तुमसे मिलने के लिए बेकरार है। प्रांजलि, मैं तुम्हें घर ले जाना चाहता हूँ, लेकिन कुछ हो ही नहीं पा रहा। इट्स ओके, इसमें तुम्हारी क्या गलती है? अगर तुम्हारे अब्बू हमारे प्यार और हमारी शादी को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते, तो इसमें तुम क्या कर सकते हो? लेकिन तुम्हारे घर पे क्या माहौल है? प्रदीप भैया मम्मी पापा से बात करेंगे और लंदन से अंकिता दीदी का भी फोन आ जाएगा। होपफुली कल तक सब ठीक हो जाएगा। अच्छा सुहेल, तुमसे एक बात कहनी थी। बोलो ना। वो मुझसे ना अब इस होटल में और रहा नहीं जाता, तो जब सब कुछ ठीक हो जाएगा तो हमारे घर रह सकते हैं? ठीक। पापा गुस्सा छोड़िए ना, प्रांजलि को हमारी और हमारे घर की जरूरत है। हाँ पापा, सुहेल बहुत अच्छे हैं और मैं बहुत खुश भी हूँ इनके साथ। मेरी समझ में ये नहीं आता कि तुमने इस लड़के के अंदर ऐसा क्या देख लिया जो इसके साथ भाग गई लंदन और वहां जाकर शादी कर ली? हैं? क्या देखा इसके अंदर ऐसा? ये बहुत ध्यान रखते हैं मेरा और बहुत प्यार भी करते हैं मुझे। और मैं जानती हूँ पापा कि आप भी मान चुके हैं, बस बोलना नहीं चाह रहे। मान जाइए ना। पापा मान भी जाओ ना। तू चुप कर। पापा, मैं जानता हूँ कि मैं एक मुसलमान हूँ और आपको सिर्फ मेरे मज़हब से प्रॉब्लम है, लेकिन पापा मेरे मुसलमान होने या ना होने से प्रांजलि की खुशियों पर कोई फर्क नहीं पड़ता और ये बात आप उसका खुश चेहरा देखकर जान सकते हैं। पापा, मैं आपसे आज सिर्फ एक ही वादा कर सकता हूँ कि मैं प्रांजलि को ज़िंदगी भर खुश रखूँगा। इसके अलावा अगर आपके मन में कोई भी सवाल है तो पूछ सकते हैं। कुछ नहीं पूछना बेटा मैंने। मुझे तुमसे यही उम्मीद थी कि तुम मेरी बेटी को हमेशा खुश रखोगे और उसे किसी भी तरह की कोई तकलीफ नहीं आने दोगे। जी पापा। खुश रहो बेटा, खुश रहो। प्रांजलि के घर वाले बहुत खुश थे क्योंकि सोहेल एक बहुत अच्छा लड़का था। प्रांजलि की फैमिली में उसके फादर सोहेल को बहुत ज्यादा पसंद करने लगे। उनको लगता था कि सोहेल के रूप में उन्हें एक बेटा मिल गया। पर प्रांजलि की फैमिली ने प्रांजलि और सोहेल के रिश्ते को एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन सोहेल के अब्बू ने नहीं किया था। लेकिन बाद में वो मान गए। कुछ महीनों तक ये दोनों शहदेव जी के घर पे रुके थे। उस दरमियान इन लोगों ने एक शो का कॉन्सेप्ट तैयार किया जिसका नाम था इंडियाज वांटेड क्रिमिनल। सर, इस शो के पायलट में प्रांजलि होस्ट कर रही थी। जब इन लोगों ने इस शो को बड़े चैनल को दिखाया, जैसे ही बड़े चैनल ने इस शो को अप्रूवल दिया, सोहेल ने प्रांजलि को एज ए होस्ट रिप्लेस कर दिया। जब प्रांजलि ने उससे पूछा कि ऐसा उसने क्यों किया, तो उसने बताया
कि चैनल की डिमांड है कि उन्हें फीमेल होस्ट नहीं बल्कि मेल होस्ट चाहिए। प्रांजलि सोहेल की बात को मान गई, लेकिन जैसे ही शो हिट हुआ, प्रांजलि और सोहेल ने अपना खुद का घर बसंत विहार में खरीद लिया और वहीं रहने लगे। और उन दोनों की एक बच्ची हुई जिसका नाम उन लोगों ने आलिया रखा। उनकी मैरिड लाइफ बहुत अच्छी चल रही थी। सर, इंडियाज वांटेड क्रिमिनल्स शो के हिट होने के कारण सोहेल को धमकियां मिलने लगी, जिसके कारण वो अपने साथ लाइसेंसी पिस्टल भी रखता था। और सर, दिल्ली पुलिस ने उनकी सुरक्षा के लिए उनके घर के बाहर 2 कांस्टेबल तैनात कर दिए। और फिर सर एक दिन, यार जो भी कहो, दम है इस बंदे सोहेल में। ऐसे ऐसे क्रिमिनलों की नाम लेकर खुलेआम रिपोर्टिंग करता है जिसके सामने बड़े बड़ों की हवा टाइट हो जाती है। हवा टाइट हो जाती है कि लूज हो जाती है? यार उसके दम की वजह से ही तो हम यहाँ हैं। ना वो दम दिखाता, ना उसे धमकियां मिलती और ना हम यहाँ होते। यार लेकिन मानना पड़ेगा, एक सीरियल की वजह से उसने देखा कितना बड़ा बंगला खड़ा कर दिया, देख रहे हो? जल्दी चलिए, मेरी बीवी ने खुद को चाकू मार लिया है। कहाँ? जल्दी आइए, चलो। प्रांजलि, इसको हॉस्पिटल लेके चलो। दो मिनट और प्रांजलि, जल्दी चलो। हाँ प्रांजलि, आलिया है मेरे पास बेटा, आलिया है। जल्दी जाओ, तुम सांस ले रहो प्रांजलि, आगे खुली रखो। डॉक्टर साहब, अरे क्या हुआ? नहीं डॉक्टर साहब, कुछ खा लिया इसने, बट इनके पेट से तो बहुत ज्यादा खून निकल रहा है। इसने खुद को चाकू मार लिया। डॉक्टर साहब प्लीज सेव। ठीक है, एक काम कीजिए, आप लोग यहाँ पे बैठिए, मैं देखता हूँ। डॉक्टर जल्दी पे लेके चलिए हमारे वार्ड में। टेंशन लो, दे देंगे। हाँ सर यहाँ कांड हो गया सर। सर सोहेल की बीवी ने सुसाइड करने की कोशिश की है। सर हम लोग हॉस्पिटल लेके आए हैं उसे। जी सर, ओके सर। डॉक्टर साहब क्या हुआ? देखिए, आपके पत्नी का ब्लड फ्लो रिड्यूस करने के लिए हमने प्राइमरी ट्रीटमेंट कर दिया है, पर मुझे लगता है कि इन्हें किसी बड़े हॉस्पिटल में शिफ्ट करना चाहिए। क्यों? क्योंकि इनके पेट में बहुत बड़ा जख्म है और इन्हें तुरंत ऑपरेशन करने की जरूरत है, पर हमारे पास इतनी फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है कि मैं इनका ऑपरेशन कर सकूँ इस वक्त यहाँ पे। में फैसिलिटीज नहीं, अगर मैं इसको ले जाऊँ तो याद है खत्म हो जाएगी। जी समझने की कोशिश कीजिए, आप यदि यहाँ से नहीं भी लेके जाएंगे तो मर जाएगी, क्योंकि हमारे पास अपडेटेड टेक्नोलॉजी और सर्जन नहीं है जो इनका ऑपरेशन कर सके। सो प्लीज इन्हें किसी बड़े हॉस्पिटल में तुरंत लेके जाइए। राजी आगे खोलो, डैम इट, राजी आगे खोलो।
डॉक्टर साहब क्या हुआ? सॉरी, शी इज डेड।